वेलकम गाइस, ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं रेजर का, वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। तो अगर आपको नहीं पता, इस चैनल के ऊपर हम एक प्लेलिस्ट रन कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लेजर ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी, हुई 2020 इस ईयर के अंदर। तो आप ज़रूर जाके उसे एक्सेस कर सकते हो चैनल के अंदर मेरे। आप सर्च करना यूट्यूब के ऊपर प्रोग्रामिंग तेजाज यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पर चैनल के अंदर जाने के बाद प्लेलिस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पर एक ब्लेजर की पूरी सीरीज या फिर प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो इस वीडियो को लाइक का टारगेट में रखता हूँ 30 लाइक्स का। जब आप इस लाइक के टारगेट को पूरा कर दोगे तो मैं आपको इससे रिलेटेड नोट्स की लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हूँ कि फ्यूचर के अंदर अपकमिंग वीडियोस रेजर के ऊपर। तो ये है इंट्रोडक्शन टू रेजर जो कि आप ये वीडियो देख रहे हो। दूसरा वीडियो आने वाला है क्लासेस, तीसरा लूप्स, फोर्थ कंडीशनल स्टेटमेंट और फिफ्थ वाला मार्कअप स्ट्रिंग्स। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो रेजर के ऊपर तो पूरा कवर करने वाला वो रेजर जो कि हमें यूज होने वाला है ब्लेजर के प्रोग्रामिंग के से रिलेटेड। तो आखिरकार ये रेजर है क्या? तो रेजर ये एक सिंटैक्स है जो कि यूज किया जाता है HTML और C# के कोड को कंबाइन करने के लिए। अगर आपको नहीं समझा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे रेजर के अंदर तो आप पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है। तो मेरा नाम है एजाज बेग और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग एजाज यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। कमेंट करें कोई भी अगर आपके डाउट्स या फिर सजेशन है, वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो @ सिंबल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रेजर के अंदर। तो यहाँ पर आप जैसे कि मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, @ इज यूज्ड इन रेजर प्रोजेक्ट टू स्विच फ्रॉम HTML टू C#। इसका मतलब जब हम रेजर के अंदर, ये एक कंपोनेंट है, रेजर एक हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं या फिर ये एक कंपोनेंट है जिसके अंदर जिसका एक्सटेंशन .रेजर होता है। तो इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं HTML और C# के अंदर, लेकिन हम बेसिकली इसके अंदर HTML से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसे C# के लिए यूज़ करना है तो हम इसके अंदर सिंटैक्स के आगे @ सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। इसकी मदद से हम स्विचिंग कर सकते हैं HTML टू C#। सो वेलकम गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि रेजर का प्रोग्राम किस तरह से हम राइट कर सकते हैं और उसका पूरा स्ट्रक्चर इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो हमने यहाँ पर .NET न्यू ब्लेजर सर्वर -o रेजर ऐप -no -https को एंटर दबाकर हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो मैंने पहले से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो हमें यहाँ पर एंटर करना है cd रेजर ऐप। जो भी अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो वो आप उस डायरेक्टरी के अंदर आपको जाना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है .NET watch run। तो एंटर हम दबा देंगे। तो एंटर क्लिक करने के बाद ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा वक्त ले सकता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकती है आपके पीसी के लिए। तो यहाँ पर हो चुका है। तो ये वॉच का इस्तेमाल हम लाइव जो एक्टिविटीज़ करते हैं, इसका मतलब अगर हम किसी भी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर को रीलोड करने का काम करता है। जब हम प्रोग्राम को एडिट कर सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ब्लेजर सर्वर को रिस्टार्ट करेगा। तो ये था इसका यूज़। तो अब हम इसे ये टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पर आप अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो आपको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आएगा और यहाँ पर एक सर्वे का आएगा। तो मैंने वो एकदम क्लियर कर चुका हूँ क्योंकि हम आज एक प्रोग्राम करने वाले हैं रेजर का और उसे मैं आपको एकदम एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ। तो हमें आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो प्रोजेक्ट है उसे आपको राइट क्लिक करके ओपन इन अनदर एप्लीकेशन करके विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रेजर ऐप। तो इसके अंदर इतने सारे फोल्डर्स है। तो ये पेजेस का फोल्डर ओपन कर लेना है और इसके अंदर जो index.razor है वो हमने ओपन कर लेना है।
तो आपको बस सिंगल लाइन जो फर्स्ट वाली है उसे रखना है, बाकी सबको आपको क्लियर कर देना है। तो अब हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ टैग दे देता हूँ, यहाँ पर एंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हेलो कॉमा देकर हम ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। तो कोड में वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, तो मैं कोड लिखता हूँ। तो कोड के अंदर हम एक स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू एजाज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे यहाँ पर HTML का कोड हम जब डायरेक्टली यूज करते हैं तो वो HTML का कोड होता है। अगर हमें C# के कोड में कन्वर्ट करना है तो इसे हमें ऐड का सिंबल लगाना है। तो हम ऐड का सिंबल लगा देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इसका कलर किस तरह से चेंज हो चुका है। तो ये ऐड कोड का इस्तेमाल अगर हम कोई भी अगर हमें लोकेशन चाहिए तो उस लोकेशन के अंदर पूरा पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर अगर हमें C# का कोड लिखना है तो इसीलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस ब्लॉक के अंदर आप कितने भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, कितना चाहे आप कोड लिख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो पूरा कोड C# का ही रहने वाला है। तो अब यहाँ पर आप ऐड का सिंबल देके नेम ले लेके, तो नेम ये वेरिएबल है। तो अगर हम ये ऐड का सिंबल लगा देते हैं तो कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है कि ये C# का कोड है, और ये यहाँ इसके बाद जो नेम है ये C# के अंदर इस कोड के अंदर देखेगा कि ये तो एक वेरिएबल है, इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है। तो रन करने के बाद ये वैल्यू इससे चेंज हो जाएगी, नेम वेरिएबल इस एजाज से चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसे सेव कर लेंगे। तो ब्राउजर हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप बता रहा है अटेम्प्टिंग टू रिकनेक्ट टू द सर्वर। तो ये थोड़ा सा समय ले सकता है, तो अब ये रिलोड नहीं हो रहा, तो हमें एंटर दबा देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हेलो एजाज, ये प्रिंट हो चुका। ये तो बस एक सिंपल प्रोजेक्ट था। अब अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है अपर केस में तो हम इसे मेथड यूज करेंगे टू अपर, सेव कर लेंगे। तो ये इसका कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि कौन सा कोड C# का है, कौन सा कोड HTML का है। तो ये यहाँ से लेके इतना ही कोड ये C# का है, ये डिटेक्ट कर लेता है। तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तो रीलोड कर देंगे, एंटर दबा देने के बाद यहाँ पर एक कैप्स में प्रिंट हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएंगी। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, तो इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दें। सो वेलकम गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रेजर के अंदर क्लासेस। तो ये रेजर के ऊपर हमारा सेकेंड वाला वीडियो है। तो क्लासेस की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताना चाहूँ तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक कोड को अगर हमें ज्यादा बार यूज करना है, मतलब मल्टीपल टाइम्स अगर यूज करना है, तो हम क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप्स के क्लासेस होते हैं, लोकल और एक्सटर्नल क्लास। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले लोकल क्लास के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हम कोड भी क्लियर कर लेंगे और यहाँ पर इतना भी क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप को एक वेरिएबल क्रिएट करना है स्ट्रिंग डेटा टाइप का, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू एजाज। उसके बाद आपको एक क्लास क्रिएट करनी है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की। इसका मतलब आप किसी भी लोकेशन की, अगर आप इस प्रोग्राम में कहाँ पर भी ये क्लास का इस्तेमाल कर सकते हो और उसके अंदर के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर पब्लिक क्लास स्पेस देकर स्ट्रिंग यूटिलिटीज स्ट्रिंग यूटिलिटीज एंटर दबा देंगे हम। तो अब हम इसके अंदर एक मेथड लिखेंगे। मेथड और फंक्शन दोनों सेम ही होता है। तो अगर आपने पाइथन के अंदर प्रोग्राम किए तो उससे मेथड कहते हैं,
और जावा के अंदर किए तो उसे फंक्शंस कहते हैं, लेकिन दोनों के अंदर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। हम मेथड क्रिएट कर लेंगे कस्टम टू अपर, और इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का वैल्यू नाम का वेरिएबल एक पास कर देंगे। वैल्यू डॉट टू अपर। तो ये सेमीकोलन हम देखिए कंप्लीट कर लेंगे इस कोड को। तो अब हमने एक क्लास क्रिएट की है और एक मेथड क्रिएट की है जिसका नाम है कस्टम टू अपर। ये एक वैल्यू लेगा स्ट्रिंग डेटा टाइप की और उसे अपर केस के अंदर प्रिंट करेगा। बस इतना ही है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग यूटिलिटीज डॉट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कस्टम टू अपर यहाँ पर आ चुकी है मेथड। तो इसे हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम पास करेंगे नेम वेरिएबल जो कि हमने इसके अंदर दिया है। तो यहाँ पर हम नेम वेरिएबल को पास कर देंगे। तो इतना कर देने के बाद हम प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल इस क्लास के अंदर की इस मेथड को एक्सेस करने के लिए होता है, जिसका मतलब कंपाइलर यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग यूटिलिटीज, तो स्ट्रिंग यूटिलिटीज ये क्लास है। तो इस क्लास के अंदर आने के बाद स्ट्रिंग यूटिलिटीज के अंदर की क्लास यहाँ पर दी गई है कस्टम टू अपर। तो ये इसे एक्सेस करेगा और ये एक वैल्यू लेता है स्ट्रिंग डेटा टाइप का। तो यहाँ पर ये भी स्ट्रिंग है, तो ये कोई भी एरर नहीं थ्रो करेगा। तो ये वैल्यू को हम अपर केस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इतना ही है इसका कोड। तो अब हम रिलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि हम एक टेक्स्ट फिर से एक चेंज कर कर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मेथड की मदद से हमने इसे अपर केस के अंदर कन्वर्ट किया है। तो ये वेरिएबल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सीक्वेंस इस तरह से होगा। ये हमने मेथड क्रिएट कर ली है, क्लास क्रिएट कर लिया है, इसके अंदर एक मेथड है कस्टम टू अपर, इसकी वैल्यू डायरेक्ट अपर केस के अंदर कन्वर्ट होने वाली है। तो यहाँ पर इस क्लास के अंदर की मेथड को हम ये आर्गुमेंट पास करेंगे नेम, जो कि है ये एजाज। तो ये यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में है। तो मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग विद एजाज। तो अगर आपको डाउट लग रहा होगा कि ये कैसे हुआ, तो मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग जो कि अपने चैनल का नाम है वो टाइप किया है। तो सेव कर लेने के बाद ये थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो जब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दें। तो ये सर्वर शायद रिलोड हो चुका होगा। तो एंटर दबा देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोग्राम विद एजाज कैप्स में प्रिंट हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो रेजर के अंदर क्लासेस को लेकर, वो भी लोकल क्लासेस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। और हमने क्रिएट की एक लोकल क्लास और उसके अंदर से मेथड को एक्सेस करा। तो अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक्सटर्नल क्लास को यूज कर सकते हो, जिसका मतलब आप किसी भी फाइल के अंदर से आप क्लास को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। तो सो वेलकम गाइज। तो पिछली वीडियो में हमने देखा लोकल क्लासेस किस तरह से यूज किए जाते हैं और हमने एक सिंपल प्रोग्राम भी किया था। तो ये है वो प्रोग्राम लोकल क्लासेस का रेजर एप्लीकेशन के अंदर। तो हमने एक क्लास बिल्ड की थी स्ट्रिंग यूटिलिटीज की और उसके अंदर हमने एक मेथड क्रिएट की थी कस्टम टू अपर, और उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग पास करने के बाद उसे अपर केस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये क्लास डॉट मेथड नेम को कॉल किया, तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इस क्लास के अंदर के मेथड को। अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल क्लासेस क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल क्लासेस का इस्तेमाल अगर हमारे पास एक प्रोग्राम है और उसके अंदर बस सिंपली हमें एक ही क्लास का यूज़ है तो हम ऑब्वियसली लोकल क्लास का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल क्लास से प्रोग्राम
में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो इसीलिए एक दो अगर क्लास हो गए तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। अगर हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं और उसके अंदर 100 से लेके 150 या फिर उससे भी ज़्यादा अगर क्लासेस या फिर मेथड्स का इस्तेमाल हमें करना है, तो हम एक्सटर्नल क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे रेजर के अंदर। क्योंकि अगर हम इतने सारे 100 से लेके 150 क्लासेस या फिर मेथड्स हम एक प्रोग्राम के अंदर अगर हम क्रिएट करेंगे तो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा और हमें डिबगिंग करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इसीलिए हम एक्सटर्नल क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें एक हेल्पर्स या फिर किसी भी और नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है और उसके अंदर हमें एक जो भी क्लास आप क्रिएट करने वाले हैं वो क्लास का नाम और .cs से क्रिएट कर लेना है। और ये जो आप देख पा रहे हो ये आपको टाइप करना है। मैं इसे जूम कर बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूजिंग सिस्टम सेमीकोलन, और यहाँ पर आप चारों लाइंस देख सकते हो, ये टाइप करने। और यहाँ पर नेम स्पेस आपके प्रोजेक्ट का नाम, अपने प्रोजेक्ट का नाम रेजर ऐप है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लोकल होस्ट में जाने के बाद ये रेजर ऐप है, तो आप वहाँ पर आपके प्रोजेक्ट का नाम .client और ये फोल्डर का नाम जो कि हेल्पर्स क्रिएट किया था वो, और उसके बाद हमें index.razor ओपन कर लेना है। index.razor ओपन कर लेने के बाद यहाँ से जो क्लास है ये पूरी क्लास हमें कट करनी है और यहाँ पर पेस्ट करनी है और इसे सेव कर लेना है। तो अब यहाँ पर ये रेड मार्क आ रहा है, द नेम स्ट्रिंग यूटिलिटीज डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट रेजर ऐप, जिसका मतलब ये ऐसे बता रहा है कि आपने जो क्रिएट किया है तो वो क्लास या फिर मेथड इस प्रोग्राम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो अब हम वो देखने वाले हैं। तो ये सेकेंड लाइन, ये ऐड पेज के नीचे वाली लाइन, यहाँ पर हमें टाइप करना है यूजिंग अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट का नाम रेजर ऐप है, .client .helpers सेव कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी तरह का एरर नहीं है, तो हम इसे सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद हम ब्राउज़र ओपन करेंगे, तो यहाँ पर एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरह का एरर नहीं है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम डायरेक्टली यूज़ करते इस प्रोग्राम को तो किस तरह से इसका एरर आता। तो अगर हमें कमेंट देना है रेजर या फिर ब्लेजर के अंदर, तो हम डायरेक्टली जो HTML के अंदर कमेंट देने के लिए यूज़ करते हैं उसे यूज़ कर लेना है। तो अब मैंने यहाँ पर से ये यूजिंग रेजर .client.helpers को कमेंट आउट कर दिया है, जिसका मतलब कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसे निगलेक्ट कर देगा या फिर इसे छोड़ देगा। तो यहाँ पर ये रेड कलर का आ रहा है। तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया, ये स्ट्रिंग यूटिलिटीज़ के अंदर से हमने बस इसे क्लास को इंपोर्ट करना था, तो हमने वो इंपोर्ट नहीं किया। तो अब हम रन कर देखेंगे। तो ऐसे बहुत बार करने के बाद भी अगर सेम स्क्रीन आती है तो हमें बस टर्मिनल ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर से भी आप जाकर एरर ट्रेस आउट कर सकते हो, द नेम स्ट्रिंग यूटिलिटीज डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, और ये लोकेशन दी गई है। तो आप आसानी से ट्रेस आउट कर सकते हो एरर्स को इसके अंदर से। तो इस तरह से एरर चले जाएगा, तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एरर जा चुका है, यहाँ पर किसी भी तरह का एरर नहीं है। तो ये हो गए फर्स्ट मेथड इंपोर्ट करने की। तो अगर हमारे पास बहुत सारे क्लासेस है तो हमें इंपोर्ट करना है, तो हमारे पास 10 क्लासेस है तो हमने 10 फाइल्स क्रिएट करी। तो अगर हमें वो पूरे क्लासेस इंपोर्ट करना है तो हमें सब तरफ ये वाली लाइन आप देख सकते हो, ये यूजिंग वाली, तो ये हमें सब तरफ पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस झंझट से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम डायरेक्टरी के अंदर imports.razor है, इसे ओपन कर लेंगे। इसे ओपन कर लेने के बाद ये आखिर में इसके यूजिंग रेजर ऐप .client.helpers ये हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर इंपोर्ट्स की मतलब ये इसका
यूज़ इसलिए होता है कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी क्लासेस या फिर पैकेज इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ये डायरेक्टली यूज़ कर लेगा और यहाँ पर हमें इस index.razor के अंदर इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसे कट कर देंगे। तो आप देख सकते हो पहले यहाँ पर एरर आ रहा था, तो अभी यहाँ पर एरर नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट किया जाता है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो हर बार हमें इस सभी क्लासेस को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, इनके मेथड्स को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर imports.razor के अंदर ऑटोमेटिकली ये हर एक प्रोग्राम के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये क्लासेस अगर आप इंपोर्ट नहीं करते हो फिर भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाते हैं। तो ये था एक्सटर्नल क्लासेस इन रेजर ऐप। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा रेजर के अंदर क्लासेस के बारे में, हमने इन्फॉर्मेशन ली और उसके ऊपर एक सिंपल प्रोग्राम भी किया। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं रेजर के अंदर ऑब्जेक्ट्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं और उन्हें एक्सेस किस तरह से किया जाता है। तो पूरी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रेजर के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं पूरी कवर कर देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हमारा एक फ़ोल्डर जो कि ये रेजर ऐप का है उसे VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। VS कोड के अंदर ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर एक शेयर्ड नाम का एक फ़ोल्डर आप देख पा रहे हो रेजर ऐप के अंदर शेयर्ड है, तो वो ओपन उसे क्लिक करेंगे। उसके अंदर हमने एक एंटिटीज़ नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करना है। वो फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद और उसके अंदर एक movies.cs नाम की क्लास फाइल क्रिएट कर लेनी है। और आप जो ये कोड देख रहे हो ये कोड उसके अंदर टाइप कर लेना, या फिर अगर आप विंडोज़ के ऊपर कर रहे हो तो डायरेक्टली आप राइट क्लिक करके क्लास फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो आप ये जो टेक्स्ट देख पा रहे हो ये पूरा आपको टाइप कर लेना है इस movies.cs फोल्डर के अंदर, फाइल के अंदर। तो इतना हो जाने के बाद तो अब हम एक इंपोर्ट फोल्डर जो imports.razor फाइल है वो ओपन करेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे यूजिंग razor app dot shared dot entities और इसे सेव कर लेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हम ओपन कर लेंगे और इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे पब्लिक स्पेसिफायर की, पब्लिक क्लास मूवीज। मूवीज के अंदर हम एक टाइटल एक लेने वाले हैं और एक रिलीज डेट वेरिएबल लेने वाले हैं। तो पब्लिक स्ट्रिंग डेटा टाइप टाइटल के लिए और यहाँ पर गेट सेमीकोलन और सेट सेमीकोलन। तो अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ का डिक्लेयर करने के लिए होता है, जिसका मतलब अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली गेट सेमीकोलन और सेट सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर हम एक डेट टाइम क्रिएट करेंगे। ये एक डेटा टाइप है, डेट टाइम, और डेटा टाइप का नाम हम देंगे रिलीज डेट। इसके अंदर भी हम सेम प्रॉपर्टीज डिफाइन करने वाले हैं, गेट अंडरस्कोर और सेट अंडरस्कोर। तो हमारा ये movies.cs का फोल्डर पूरा क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट भी हमने कर लिया है। इंपोर्ट का मतलब हमने ये
लास्ट लाइन जो 11 नंबर की लाइन है वो हमने डाली है यूजिंग रेजर ऐप डॉट शेयर डॉट एंटिटीज, जिसका मतलब इस फोल्डर के अंदर के जितने भी फाइल्स है उनका एक्सेस सभी प्रोजेक्ट फाइल को होने वाला है। तो इंपोर्ट्स का इस्तेमाल इसीलिए होता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो हम एक ओपन कर लेंगे index.razor। तो इसके अंदर हम एक कोड के अंदर लिखेंगे, कोड के अंदर हम मूवीज़ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मूवीज़ दिल बेचारा, जो सुशांत सिंह की मूवी थी लास्ट वाली, वो हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर हम स्पेस देके न्यू मूवीज़। और इसके अंदर हम टाइटल इज इक्वल्स टू दिल बेचारा, कॉमा देकर रिलीज डेट इज इक्वल्स टू न्यू। यहाँ पर भी डेट का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेंगे, डेट टाइम, और इसको हम पैरामीटर्स पास करेंगे 2020 ईयर, कॉमा यहाँ पर मंथ 07 जुलाई मंथ के अंदर रिलीज हुई थी, और यहाँ पर 24। तो इतना हो जाने के बाद इसे हम सेमीकोलन दे देंगे। तो ये बहुत सारे लोग ये एरर गलती करते हैं, इसकी वजह से एरर आता है। तो यहाँ पर हमें सेमीकोलन दे देना है। तो अब हमारा ये कोड हो चुका है। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मूवीज़ दिल बेचारा नाम का, मूवीज़ क्लास का दिल बेचारा नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। वो वहाँ पर टाइटल दिल बेचारा दिया और रिलीज डेट उसकी दे दी हमने। तो और यहाँ पर अब हम यूज़र इंटरफेस के लिए एक सिंपली HTML का कोड लिखेंगे, div, या div को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर हम 2 पैराग्राफ के टैग्स यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दे लेंगे टाइटल। आपको पता है कि C# का अगर कोड हमें इंक्लूड करना है तो हमें @ का सिंबल यूज करना पड़ता है, तो इसीलिए @ हम दे देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर दिल बेचारा डॉट टाइटल, और इसे हम बोल्ड कर देंगे। तो इस टेक्स्ट को हम बोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर डेट हम दे देंगे, डेट भी हम बोल्ड के अंदर ही लिखेंगे। डेट को लिखने के लिए हमें यहाँ पर सेम उसी तरह का ऑब्जेक्ट का नाम लेकर डॉट रिलीज डेट, और यहाँ पर हमें इसके ऊपर एक मेथड अप्लाई करनी है जो है toString। तो ये हमने ब्रैकेट्स कंप्लीट करने हैं, दिल बेचारा, इसे हमने सेव कर लेना है। तो अब हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका है। अब हम रन कर देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया था, जिसका मतलब मैंने यहाँ पर .NET न्यू रन कर लिया था। आप यहाँ पर देख सकते हो .NET वॉच रन, तो ऑटोमेटिकली रिलोड करता है अपने सर्वर को। तो ये एक बार इसे ओपन कर देंगे तो यहाँ पर दिल बेचारा, ये डेट और ये टाइम आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है क्लास का। तो यहाँ पर हमने बस हार्ड कोडिंग किया था, जिसका मतलब हमने एक नेम पास किया था। नेम तो हमें पास करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हमें प्रिंट करना है तो हमें हर बार कोड लिखना पड़ता है। तो इसीलिए हम लूप्स का इस्तेमाल करने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर। सो वेलकम गाइस। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं रेजर के अंदर।
तो आज की इस वीडियो देखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते तो किस तरह से किए जाते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन है, वो है लूप्स। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फॉर ईच लूप्स की। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आने वाली, तो इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें कोड के अंदर हमें टाइप करना है लिस्ट के अंदर हमें देना है मूवीज और यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना है एन मूवीज। तो लिस्ट ही एक डेटा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हम चाहे तो आप वेरिएबल स्टोर कर सकते हो, कलेक्शन स्टोर कर सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे और वो ऑब्जेक्ट्स का डेटा टाइप होगा ये, जिसका मतलब हम इसके अंदर मूवीज क्लास के ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे और वो वेरिएबल का नाम होगा एन मूवीज। तो उसके बाद सिंपली हम एक मेथड क्रिएट करेंगे प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर की। इसके बाद हम दे देंगे ओवरराइड वॉइड। ओवरराइड इसका ये बस मेथड ओवरराइडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वॉइड एक रिटर्न टाइप है जिसकी वजह से आपका मेथड कुछ रिटर्न करता है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पर वॉइड है। तो यहाँ पर ऑन इनिशियलाइज दे देंगे। तो ये हमें कट कर लेना जो कि एक्स्ट्रा का आ चुका है रिकमेंडेशंस। तो इसके अंदर हमने एक एन मूवीज, जो कि एन मूवीज यहाँ पर क्या है, एन मूवीज एक लिस्ट है। तो लिस्ट के लिए हम एक स्टोर करेंगे उसके अंदर मूवीज की लिस्ट। तो एन मूवीज इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट। हम एक नई लिस्ट बनाएंगे मूवीज डेटा टाइप की। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई रही तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पर हम न्यू मूवीज़, तो जिस तरह से हम मूवीज़ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसी तरह से हमें क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर आप बोलोगे आपने यहाँ पर कॉमा क्यों दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करने हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉमा दिया। तो यहाँ पर टाइटल इज इक्वल्स टू, आपको टाइटल जो भी देना आप दे सकते हो। रिलीज डेट इज इक्वल्स टू न्यू डेट टाइम, यहाँ पर डेट टाइम फॉर्मेट आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मुझे ये 3 मूवीज क्रिएट करने, तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक बार पेस्ट, यहाँ पर भी एक बार पेस्ट। तो ये आखिरी वाला कॉमा हटा देंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट मूवी ले लेता हूँ वॉर। तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है लिस्ट का। तो इसके अंदर हमने 3 ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर चुके। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्टली हमारे फॉर ईच लूप की। तो फॉर ईच, तो ये वैर, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। वैर आइटम इन कलेक्शन, जिसका मतलब अगर आपको कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आपका पहले से ही है, तो यहाँ पर हमारा है एन मूवीज। तो एन मूवीज का डेटा इसके अंदर आएगा, एन मूवीज का डेटा इसके अंदर आएगा आइटम के अंदर। तो यहाँ पर इसका नाम हम बदल के मूवीज कर देते हैं। तो इसका नाम हम बदल के मूवीज कर लेते हैं। तो अब सिंपली हमें ये टेक्स्ट कॉपी कर लेना है और यहाँ पर हमें इसे कैप्स में दे दें, क्योंकि एक इटरेशन में, जिसका मतलब यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं, तो हर एक इटरेशन में एक एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पर पास होगी। जिसका मतलब एक इटरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर का ऑब्जेक्ट पास होगा, फिर सेकेंड इटरेशन में अग्निपथ का, फिर थर्ड इटरेशन में रईस का। तो इसीलिए हमें यहाँ पर मूवीज दे देना है, क्योंकि मूवीज के अंदर ही डेटा आने वाला है। और यहाँ पर दिल बेचारा की जगह पर भी मूवीज हमने दे देना है।
तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट हमने बस सही से कर लेना है। यहाँ पर dd डाल देना है, मंथ डाल देना है, ईयर डाल देना है। हमें अब सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद ये हम ओपन कर लेंगे ब्राउज़र। तो यहाँ पर ये नहीं हो चुका तो एंटर दबा देंगे। तो ये फिर भी नहीं हो चुका है, कुछ तो शायद एरर आ गया है। तो हम यहाँ पर देखें कि एक्सपेक्टेड, हाँ, तो आप यहाँ पर VS कोड ओपन कर लेना। तो यहाँ पर आपका सेमीकोलन रह चुका है, तो कंट्रोल सेव कर लेना। तो ये मिस्टेक्स आपकी होती है कि आप लिस्ट के अंदर एंडिंग में सेमीकोलन नहीं देते हो। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, आपकी प्रैक्टिस करने के बाद ही आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हमारा प्रॉब्लम होप सो रिजॉल्व हो चुका होगा। तो अब हम एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉर, अग्निपथ, रईस प्रिंट हो चुका है। तो अब बात करें एडवांटेज की। तो अगर हमें कोई भी अगर एक मूवी अगर हमने हमारे डायरेक्टरी के अंदर ऐड करनी, तो बस हमें एक सिंपली एक लाइन ऐड करनी है, वो मूवी का नाम और मूवी की रिलीज डेट, बस, और वो मूवीज ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर आपको नहीं पता कि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स है, तो आप फॉर ईच की मदद से आप जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर पास कर सकते हो। उसमें कोई भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये बस एक काइंड ऑफ लूप है। तो हम कंटेंट को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर हम कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। तो कस्टमाइजेशन करने के लिए हमें दूसरे लूप्स का इस्तेमाल करना होता है। तो फ्यूचर में आने वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फॉर लूप की। तो फॉर लूप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था फॉर ईच के ऊपर एक वीडियो। हाँ, तो दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा फॉर ईच लूप के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि फॉर लूप का इस्तेमाल से किया जाता है इरेजर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें फॉर ईच, तो इसका इस्तेमाल बस डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, उसे डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है एलिमेंट्स को। और फॉर लूप की बात करें तो हम इसके अंदर के डेटा को फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट ले लेता हूँ, स्टूडेंट 1, और यहाँ पर स्टूडेंट 2। हाँ, तो यहाँ पर हम मार्क्स ले लेते हैं। यहाँ पर हम इसके मार्क्स ले लेते हैं 89 और इसके मार्क्स ले लेते हैं 45। तो अगर हमें इसके अंदर का डिफरेंस वगैरह चेक करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये 89 को ग्रीन कलर के अंदर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ये 54 को या फिर येलो में कर सकते हैं या फिर ऑरेंज के अंदर। इसका मतलब ये डेंजर साइन, मतलब कम मार्क्स है, इसीलिए हम इसे कलर इसका चेंज करने वाले हैं। तो हम ये फॉर लूप के अंदर कर सकते हैं, लेकिन हम ये फॉर ईच लूप के अंदर नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फॉर लूप। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रोग्राम था फॉर ईच का, उसके अंदर ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि साइड बाय साइड हम डिफरेंस देखने वाले हैं। तो फॉर लूप क्रिएट करने के लिए हमें सेम चीज का इस्तेमाल करना होता है। सिंटैक्स इसके आप देख सकते हो, वैर एक, यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर 0 वैल्यू स्टोर करेंगे, और उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन के अंदर i is less than n movies डॉट काउंट। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको समझाकर बता देता हूँ। i प्लस प्लस, तो ये हमने फॉर लूप का सिंटैक्स क्रिएट कर लिया है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, सेकंड एक्सप्रेशन ये है और थर्ड वाला एक्सप्रेशन ये है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा i और इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी 0। तो i इज लेस देन n मूवीज डॉट काउंट। n मूवीज क्या है दोस्तों? ये लिस्ट है जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट की थी पिछले वीडियो के अंदर, n मूवीज। तो ये काउंट, ये एक आप यहाँ पर देख सकते हो, गेट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेंट इन द लिस्ट। तो इसका इस्तेमाल लिस्ट के अंदर के एलिमेंट डिस्प्ले करने के लिए, इसका मतलब डिस्प्ले नहीं, इसका काउंट कितना है, ये लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, ये वॉर, अग्निपथ और रईस। तो यहाँ पर i इज लेस देन 3 आएगा। आप इंटरप्रेट कर सकते हो, आप यहाँ पर
देख सकते हो कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है nmovies.count, जिसका मतलब ये लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है तो ये यहाँ पर रिटर्न करेगा। और i++, जिसका मतलब हर एक इटरेशन के बाद इसकी वैल्यू i की वैल्यू 1 से इंक्रीज होने वाली है, लेकिन इसकी वैल्यू i की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। पर जिसका मतलब i की वैल्यू nmovies से छोटी होगी तब तक ये लूप इटरेट होगा। तो अब यहाँ पर हम सिंपली एक div ले लेते हैं। ये div का इस्तेमाल हम आगे दे जाकर करेंगे, इसी वीडियो के अंदर हम div का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बस div एक सिंपली क्रिएट कर देते हैं और इसके अंदर हम यही ले लेते हैं जो हमने फॉर ईच के अंदर लिया, तो यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे। तो आप बोलोगे आप डायरेक्टली Ctrl+C से कॉपी कर सकते हो ना, तो मैटर ये है कि ये स्क्रीन रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है जब मैं Ctrl+C प्रेस करता हूँ, तो इसलिए मैं कॉपी करता हूँ मैन्युअली। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो nmovies को हमें यहाँ पर यूज करना है। nmovies की 0th वैल्यू, यहाँ पर भी nmovies की 0th वैल्यू। तो आप बोलोगे 0th वैल्यू किस लिए, तो यहाँ पर i 0 से स्टार्ट होगा और i की वैल्यू n ये काउंट तक जाएगी, nmovies.count, इसकी वैल्यू 3 है, जिसका मतलब i की वैल्यू 0 1 2 3 तक जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 0 इसलिए लिया कि 0 का मतलब यहाँ पर वॉर ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है, तो 0 से ये इंडेक्स है। आपको अगर इंडेक्सिंग नहीं पता तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये इंडेक्सिंग है, इसका मतलब ये जीरोथ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है या फिर डिनोट करता है। तो यहाँ पर हम i ले लेंगे क्योंकि ये लूप के अंदर इस्तेमाल करने के लिए हमें जो वेरिएबल यहाँ पर यूज किया गया है इटरेट करने के लिए वो उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब इसे सेव करेंगे, तो उससे पहले हम यहाँ पर एक और i+1, तो यहाँ पर होगा क्या कि फर्स्ट 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर आएगी 1, 0 + 1 1, सेकेंड इटरेशन में i की वैल्यू होगी 1, 1 + 1 2, फिर सेकेंड इटरेशन के अंदर i की वैल्यू 2, 2 + 1 3 और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे सेव कर लेने के बाद अब हम हमारा ये ओपन कर लेते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर में भी कुछ एरर आ चुका है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एरर कुछ भी नहीं, इसे लोड होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है दोस्तों इसमें। हाँ, वो लोड हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये फॉर ईच लूप का है और ये फॉर लूप का है। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर और एक राउंड ब्रैकेट दे देते हैं और यहाँ पर हम चाहे तो एक HR भी दे देंगे। अब हम इसे सेव कर लेंगे। HR ये हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल रूलर का इस्तेमाल करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक लाइन आ चुकी है HR की इस वजह से। तो ये पूरे स्टेटमेंट फॉर ईच के हैं और ये पूरे स्टेटमेंट फॉर लूप के हैं। तो ये यहाँ पर हमने 1 2 3 ये इटरेट कर लिया, जो कि हम इसके अंदर नहीं एक्सेस कर सकते वैल्यू फॉर ईच के अंदर। अब हम थोड़ा बहुत और इसके अंदर देखेंगे, तो हम यहाँ पर एक स्टाइल इसे दे देंगे। स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के अंदर हम पास करेंगे, बैकग्राउंड कलर के अंदर हम वैल्यू पास करेंगे क्या कि अगर ये काउंट, जिसका मतलब ये 0 से 1 0 1 2 0 1 2, तो 0 1 2, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये इवन होगा तो इसका कलर अलग रखेंगे और ये ऑड होगा तो इसका कलर अलग रखने वाले हैं div का। तो ये एक div के अंदर पूरा टाइटल और डेट आ जाता है, रिलीज डेट। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे I mod 2 = 0, देन इसका कलर हम रखने वाले हैं रेड या फिर हम इसका कलर पिंक रखने वाले हैं और अदरवाइज इसका कलर हम रेड रखने वाले हैं। तो आसानी होगी हमें डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पर
ये टर्नरी रिलेशनशिप है, जिसका मतलब फ्यूचर के अंदर हम बात करने वाले टर्नरी रिलेशन क्या होता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर यूज करने के लिए होता है, गेट होगा। तो अब यहाँ पर हम इसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये, तो 0 से इटरेशन स्टार्ट हुई, तो 0 1 2 0 1 2, तो यहाँ पर 1 है तो इसीलिए 1 ये ऑड है, तो इसीलिए यहाँ पर रेड फॉन्ट के अंदर या फिर रेड बैकग्राउंड कलर के अंदर ये प्रिंट हो चुका है। और ये इवन होने के वजह से ये यहाँ पर पिंक हो चुका है। तो आप यहाँ पर बोलो यहाँ पर तो 3 है, लेकिन हमारी एरे के अंदर हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0 1 2, तो 0 और 2 ये दोनों इवन है और ये 1 ये ऑड है, तो इसीलिए यहाँ पर ये रेड प्रिंट हो चुका। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएंगी, तो इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक करें। हाँ तो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमने लूप्स के पूरे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, जैसे कि फॉर लूप और फॉर ईच लूप। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखने वाले। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम देखने वाले इफ एल्स लूप। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, तो इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है इतना यूज करने का। तो अब अगर यहाँ पर 3 मूवीज है तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसकी रिलीज ईयर 2019 है, इसका 2017, इसका 2012। तो अगर यहाँ पर 100 से ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा नंबर्स में अगर मूवीज हो और अगर आपको प्रिंट करने की स्पेसिफिक मूवी जो कि कौन से डेट के ऊपर रिलीज हुई थी, और आपको ऐसी मूवीज प्रिंट करनी है जो कि 2012 के बाद रिलीज हुई थी, 2019 के बाद रिलीज हुई थी, 2019 से पहले रिलीज हुई थी चाहिए, तो आप इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम पिछले वीडियो के अंदर जो प्रोग्राम लिया था तो वही यूज करने वाले। बस यहाँ पर हमने div टैग के अंदर का जो फॉर्मेटिंग हमने की थी वो कट कर दी है। इफ ये एक C# के अंदर का आप कह सकते हो कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसलिए आपको ये एट का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो इफ के अंदर हम कंडीशन दे देंगे, तो कंडीशन आप समझ कर लेना। आपको समझ में अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके आप बार बार देख सकते हो। तो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बेझिझक आपको पर्सनली आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने लिस्ट को एक्सेस करना है, तो हमें यहाँ पर मैं कंसेप्ट बता देता हूँ आपको कि मुझे ऐसी मूवी प्रिंट करनी है जिसका रिलीज ईयर 2019 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2019। तो यहाँ पर मुझे पता है ये वॉर है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अगर डेटा होगा कि जिसके अंदर अगर 100 मूवीज होगी जिसका रिलीज अगर वहां पर 100 मूवीज होगी और आपको पता नहीं कि कौन सी मूवी है, तो उस वक्त आप ईयर यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर तो वॉर है, तो 2019 लिस्ट को एक्सेस कर लेना। हमें लिस्ट का नाम क्या है, एन मूवीज, और यहाँ पर इंडेक्सिंग दे देनी है एन बोल, तो मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 से चेक करेगा। इफ एन मूवीज, तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर एन मूवीज के अंदर का रिलीज डेट और रिलीज डेट के अंदर का ईयर अगर डबल इक्वल्स टू होगा, जिसका मतलब वैल्यू अगर 2019 होगी, तो ही ये एग्जीक्यूट होने वाला है। जो ये div के अंदर आप देख सकते हो इतना पोर्शन एग्जीक्यूट होने वाला है। वरना मतलब एल्स या फिर अगर कोई भी यहाँ पर मूवी आप ले ले, तो यहाँ पर 2012 है, तो यहाँ पर अगर 2012 है तो यह फॉल्स हो जाता है। तो इसीलिए हमें दूसरी कंडीशन के लिए हमें यहाँ पर एक और div टैग ले लेना है। यहाँ पर नॉट फाउंड ये ऑप्शनल है, अगर आपको देना है एल्स स्टेटमेंट तो आप दे सकते हो, वरना आप नहीं दे सकते। आप जरूरत नहीं आपको देने की। तो ये यहाँ पर हो चुका। अब हम इसे सेव कर लेंगे। तो सेव हो रहा है ये, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जाएंगे यहाँ पर, तो इसे रिलोड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने वॉर प्रिंट किया क्योंकि वॉर की रिलीज ईयर 2019 है। जैसे कि हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर बताया था कि इफ अगर
एन मूवीज जिसका लिस्ट के अंदर की मूवी और उसकी रिलीज डेट और रिलीज डेट के अंदर का भी ईयर अगर 2019 होगा तो ही ये एग्जीक्यूट होगा, वरना ये प्रिंट करेगा नॉट फाउंड। तो ये था इफ एल्स यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर एक आसान सा वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो हाँ, तो दोस्तों अब तक हमने लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट तक पूरा कंप्लीट कर लिया है रेजर का ट्यूटोरियल। अगर आपने अभी तक जाकर नहीं देखा तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट चल रही है जिसका नाम है ब्लेजर फुल कोर्स 2020 इन हिंदी, तो आप वो जाकर एक्सेस कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मार्कअप स्ट्रिंग क्या होता है। तो उससे पहले एक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं प्रोग्राम इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको रन कर बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे रन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टाइटल बोल्ड है, इसका भी टाइटल बोल्ड है, इसका भी टाइटल बोल्ड है। तो अगर हमें यहाँ पर अगर यूज़ करना है कि किसी भी मूवी का मुझे टाइटल बोल्ड चाहिए या फिर इटैलिक चाहिए या फिर किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर से हटा देना है बोल्ड और यहाँ पर से भी हटा देना है। तो अब हम नीचे जाएंगे, तो नीचे अगर हमें बस वॉर को अगर हमें बोल्ड करना है तो हम इस तरह से बोल्ड करेंगे, और अगर हमें इसे इटैलिक करना है तो हम इस तरह से इटैलिक करेंगे अग्निपथ को। तो अगर हमें रईस को नहीं करना है तो हम रईस को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो अब आप अगर समझ रहे होगे तो ये किस तरह से होगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो हम जाते हैं ब्राउजर के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बोल्ड, यहाँ पर आई, इसका मतलब इटैलिक के डायरेक्टली टैग्स प्रिंट हुए। इसका मतलब ये है कि जो रेजर का एप्लीकेशन है उसने रेंडर ही नहीं किया मार्कअप लैंग्वेज के जो भी टैग्स है जो हमने यूज किए बोल्ड या फिर इटैलिक, तो वो रेंडर करने के लिए हमें एक सिंपल सा टैग यूज करना पड़ता है या फिर आप मेथड यूज करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं मार्कअप स्ट्रिंग। तो वो मार्कअप स्ट्रिंग कहाँ पर यूज करना है, तो मार्कअप स्ट्रिंग यहाँ पर यूज करना होता है। एम कैपिटल एस कैपिटल और हमारा काम कंप्लीट हो चुका। तो ये मार्कअप स्ट्रिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये हमारे रेजर ऐप को बता देते हैं कि यहाँ पर HTML का टैग है या फिर मार्कअप लैंग्वेज है, तो आपको इसे रेंडर करना होगा। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं मार्कअप स्ट्रिंग का। तो अब हम इसे सेव कर लेंगे। तो आप यहाँ पर अब हम इसे रिफ्रेश कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वॉर बोल्ड के अंदर प्रिंट हुआ, अग्निपथ इटैलिक के अंदर, और रईस का कोई भी फॉर्मेट नहीं है। तो ये मार्कअप स्ट्रिंग का यही कमाल है। मार्कअप स्ट्रिंग का इस्तेमाल करने से होता यह है कि ये डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है कि यहाँ पर अगर किसी भी तरह का HTML या फिर मार्कअप का टैग होता तो उसे रेंडर करना ज़रूरी है, और वो काम मार्कअप स्ट्रिंग का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर मार्कअप स्ट्रिंग का इस्तेमाल नहीं किया फॉर ईच लूप के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर भी बोल्ड टैग वैसे ही है, इटैलिक टैग वैसे ही है। तो ये थी आज की वीडियो मार्कअप स्ट्रिंग के ऊपर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।